नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसएसटी पेपर 2 जो है टॉपिक जो है क्लास वीडियो लेकर के आए हैं। हिस्ट्री क्लास वीडियो है। आज का जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 6 है। मतलब हमने 6 टॉपिक जो है 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक दिया गया है सीटेट के जो सिलेबस में वो है प्रथम साम्राज्य। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस जो है एसएसटी के पेपर में देखने को 100% मिलेंगे। तो आइए प्रथम साम्राज्य में क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। देखिए, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है। इस टॉपिक को तैयार करिए, फिर आप पेपर्स लगाइए, आप देखेंगे जो है सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बाकायदा जो है बहुत समय लेकर के इस जो है वीडियो को प्रिपेयर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये पहला जो टॉपिक है प्रथम साम्राज्य, ये है क्या और किससे संबंधित है। तो देखिए, पहला भारतीय साम्राज्य संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मतलब ये किसको कहते हैं, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसे कहेंगे, तो ये है मौर्य साम्राज्य को कहेंगे। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से रट लीजिए। प्रथम भारतीय साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और इसी को जो है प्रथम जो है भारतीय साम्राज्य कहते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था। मतलब इसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। आज के ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। आज से 2500-3000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब से जो है बताया जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा है। और मौर्य साम्राज्य जो है उत्तर में, अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में ईरान तक फैला था। उत्तर में ईरान तक फैला था, और पूरा जो है दक्षिण में जो है बात करें तो दक्षिण में जो है इसकी जो है सीमा थी कर्नाटक। इसकी सीमा कर्नाटक, तो ईरान से कर्नाटक तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य कहते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजनीतिक शिक्षा दी थी वो इनके गुरु थे चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इस चाणक्य ने जो है राजनीति शास्त्र नामक जो है अर्थशास्त्र नामक जो है पुस्तक की रचना भी की थी। ये भी आपको याद रखना है। एक बात और याद रखिएगा कि चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के भी नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये इसके उपनाम भी थे, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। हालांकि ऑप्शन ए में यहाँ पे विष्णुगुप्त दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस के तौर पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा या फिर इन तीन में से कोई होगा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, मौर्य साम्राज्य से पहले जो वंश था वो था नंद वंश। याद रखिएगा, नंद वंश। मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश था, और नंद वंश के जो आखिरी राजा थे जिसका नाम था घनानंद, आखिरी राजा घनानंद को जो है मार करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। आपसे बाकायदा सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंद वंश के बाद कौन सा साम्राज्य आया, तो मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा जो है साम्राज्य था, तो नंद साम्राज्य था। इसका आखिरी राजा जो कि नाम था घनानंद, इसकी हत्या किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से जो है इसकी हत्या की थी, और फिर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इतनी बातों आपको याद रखनी है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रसिद्ध जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो मौर्य काल में सबसे जो सर्वाधिक शिक्षा का जो केंद्र था वो है तक्षशिला। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आज के समय में आगे ये बात करें तो तक्षशिला जो है पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे जो है राजनीति के जो है शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। कौटिल्य चरक जो है इस जो है प्रसिद्ध केंद्र से जुड़े हुए थे। 1980 में यूनेस्को ने इसे जो है विश्व धरोहर का जो है सूची में शामिल भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अशोक ने जब
अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो देखिए, अशोक की बात करें तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, ये क्वेश्चन से जो है क्लियर हो पा रहा है। दूसरी बात, किस युद्ध के बाद अपनाया था? तो जो है कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। आज की बात करें तो कलिंग युद्ध जो है कलिंग जो है ये उड़ीसा जो है पुराना नाम था, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। ठीक है, इस युद्ध की जानकारी जो है 13वें अभिलेख में मिलती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने अपने शिलालेख जो है किस लिपि में लिखवाए थे? तो अशोक के जो शिलालेख थे वो ज्यादातर जो शिलालेख वो ब्राह्मी लिपि पे, खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि आपको आंसर देना है अगर ये चार ऑप्शंस मिल जाते हैं। अशोक ने अपने जो लेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा। अशोक के शिलालेखों में स्वयं को क्या कहता था? देखिए, अशोक ने शिलालेखों में अपने लिए जो है प्रियदर्शी नाम का जो है उल्लेख किया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, प्रियदर्शी नाम जो है किससे जुड़ा हुआ है? अशोक से जुड़ा हुआ है, और इसका जिक्र जो है हमें शिलालेख में मिलता है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य प्रशासन का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में जो है मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। जो अर्थशास्त्र है ये, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है चाणक्य ने की थी, और ये एक राजनीति शास्त्र है जिसमें राजनीति के समस्त जो है बातें जो है इसमें उल्लेख मिलता है कि कैसे जो है राज्य को राजनीति करनी चाहिए, कैसे राज्य का जो है पालन करना चाहिए, कैसे राज्य चलाया जाना चाहिए, किस तरीके के कर का निर्धारण करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र जो है टोटल 15 खंडों में विभाजित है। आंसर हो गया यहाँ पे सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मौर्य प्रशासन में साम दाम दंड भेद की नीति का उल्लेख किसने किया है? तो साम दाम दंड भेद की नीति का उल्लेख चाणक्य ने किया है, और किस पुस्तक में किया है? तो वो पुस्तक है वही राजनीति शास्त्र वाली पुस्तक। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अच्छा, साम दाम दंड भेद का मतलब क्या होता है? तो साम का मतलब होता है समझौता, दाम का मतलब होता है पैसा देना, धन देना, और दंड का मतलब होता है दंड देना, है ना, सजा देना, और भेद करना का मतलब होता है फूट डालना। ठीक है, तो पहले जो है अगर जो है कोई भी जो है राजनीति के तौर पे देखा जाए तो जब जो है पहले समझौता करिए, फिर अगर समझौता भी असफल रहे तो धन दे करके किसी तरीके से अपने में मिला लीजिए किसी व्यक्ति को, है ना। अगर नहीं हो सकता तो उसको दंड दीजिए, है ना, ये लड़ाई झगड़ा मारपीट मार दीजिए जान से, इस तरीके से है। और फिर उसके बाद भेद करना, या फिर जो है ये भी नहीं कर सकते तो जो है भेद करवा दीजिए, आपस में लड़वा दीजिए। ये चीज का जो है नीति का उल्लेख मिलता है चाणक्य की नीति के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो याद रखिएगा, मैकियावेली के प्रिंस की ग्रंथ की जो तुलना है वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश की जानकारी किस साहित्य में मिलती है? तो देखिए, मौर्य वंश की जो जानकारी है हमको जो है मुद्रा राक्षस से मिलती है। ये किसने रखा है? तो ये विशाख दत्त की रचना है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है? देखिए, चंद्रगुप्त के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो है जूनागढ़ अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक के अभिलेखों की खोज जो है जेम्स प्रिंसेप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म सभा की अध्यक्षता की थी? तो अशोक ने तीसरी बौद्ध धर्म सभा की अध्यक्षता की थी। टोटल बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी, जिसकी तीसरी की अध्यक्षता अशोक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुई थी? तो स्थान इसका याद रखना, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष इस बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र था। कौन था? मोगली पुत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा।
और जो है इस किस शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, स्थान है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, मौर्य काल में विदेशियों के आगमन का उल्लेख किस ग्रीक राजदूत ने किया था? तो विदेशियों के आगमन का जो उल्लेख मिलता है हमें जो है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका नामक बुक मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। सेल्यूकस निकेटर ने किसे अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर भेजा था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर भेजा था मेगस्थनीज को। सेल्यूकस निकेटर का ये एक राजदूत था जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगस्थनीज जिसका नाम था। इसने जो बुक का निर्माण किया था, इंडिका नामक बुक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो जानकारी है वो इससे मिलती है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि कितने द्वार थे, है ना, यहाँ पे दास प्रथा थी कि नहीं थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि मेगस्थनीज ने कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। आज की अगर हम बात करें तो इंडिका जो है आज अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जनता का जो है यहाँ की कैसी थी, जनता सुखी थी कि दुखी थी, ये सभी चीजें यहाँ पे बुक से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौर्य वंश के किस शासक ने उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म, इस चीज को याद रखिएगा, जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म में जो शरीर का त्याग होता है, एक विधि है जिसमें आप उपवास करके, निरंतर उपवास करके अपने शरीर को त्याग सकते हैं। और इस विधि को कहते हैं संलेखना विधि। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने शरीर का त्याग किया था। कहां पर किया था? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में किया था। और ये कहां पर है? तो ये जो है ये मैसूर में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो देखिए, चंद्रगुप्त जब मरा था तो उसके बाद जो है उसका पुत्र बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार याद रखिएगा, बिंबिसार नहीं है। तो याद रखना, कई बार जब आप क्वेश्चन देने जाते हैं, क्वेश्चन करने जाएंगे, जब पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो बिंदुसार और बिंबिसार में आपको बड़ा दिक्कत होगा। चंद्र बिंदु होता है, तो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र से बिंदु याद रखिएगा, ये बात आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो बिंदुसार को हम अमित्र घात के नाम से भी जानते थे। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, दुश्मनों का विनाश करने वाला। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अमित्र घात का मतलब क्या है? तो दुश्मनों का विनाश करने वाला। ठीक है, जो उसका मित्र नहीं है उसका विनाश करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेकस तथा डायोनिसस नामक जो है दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? तो देखिए, डायमेकस और डायोनिकस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये आया था बिंदुसार के दरबार में आया था। 24वें का बी आंसर है। तो देखिए, डायमेकस जो है, इस चीज को नोट कर लीजिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। डायमेकस जो है सीरिया के राजा ने भेजा था। ठीक है, डायमेकस को, इस राजदूत को सीरिया के राजा ने भेजा था, ये चीज आपको याद रखनी है। और डायोनिसस जो है ये मिस्र के राजा ने भेजा था। मिस्र के राजा जिसका नाम था टॉलेमी द्वितीय, इसका पूरा नाम था टॉलेमी द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, वहीं पे बिंदुसार जो है उसका पुत्र जो है वो आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, ये बौद्ध और जैन धर्म से एक अलग संप्रदाय था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासन जो है किसके हाथों में था? तो बिंदुसार जब मरा तो उसके बाद मौर्य जो है साम्राज्य अशोक के हाथ में आया। अशोक के हाथ में आया। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कारुवाकी जो है किस सम्राट की पत्नी थी? तो याद रखिएगा, कारुवाकी जो कि अशोक की पत्नी थी, अशोक की पत्नी थी। और एक चीज याद रखिएगा
कि अशोक का जो पुत्र था उसके पुत्र का नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसका पुत्र का नाम था तीवर, ये आप याद रख लीजिए। तीवर जो है इसके पुत्र का नाम मिलता है, और कारुवाकी जो है पत्नी का नाम मिलता है। कहां से मिलता है? अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है। और ये 4 अभिलेख जहां पे सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, इन 4 अभिलेखों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मस्की अभिलेख, क्या नाम है? मस्की, इसको नोट कर लीजिए। गुर्जरा अभिलेख, मस्की और गुर्जरा। उसके बाद आता है नेट्टूर अभिलेख, आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उदय गुलाम अभिलेख, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है। मैं आपसे फिर बार बार कहूंगा कि बात बात पे जो है आपको पढ़ाया हुआ भी आप अगर गलत कर दे। उदय गुलाम अभिलेख, ये 3 जो है अभिलेख हैं जिसके जो है अशोक के नाम की जानकारी मिलती है, अशोक से जुड़े हुए अभिलेख हैं। और इन अभिलेखों में कहीं ना कहीं जो है इनकी पत्नी और इसके पुत्र तीवर का नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन अभिलेखों में उसके नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मैंने जैसा कि कहा कि अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, ये मस्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, और तीसरा है 4 अभिलेखों में जानकारी मिलती है, नेट्टूर अभिलेख और उदय गुलाम अभिलेख। इन 4 अभिलेखों का नाम आप अच्छे तरीके से रट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सबसे प्रमुख कर कौन सा था? तो मौर्य काल का सबसे प्रमुख कर जो है भूमि कर है। किसी भी साम्राज्य का सबसे बड़ा कर होता है वो भूमि कर है। वहां की जो जनता होती है खेती अनाज के बदले, उस भूमि के बदले जो है राजा को कर का हिस्सा देती है। ये जो हिस्सा था वो 1/4 या फिर 1/6 दोनों जो है मिलता था। मतलब 6वें हिस्से का, मतलब 6 बोरी होगी अगर मान लीजिए, तो 1 बोरी उसको जो है क्या बोलते हैं कर के हिस्से के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और इस भूमि कर को कलेक्ट करने वाला जो अध्यक्ष होता था वो उसे कहते हैं हम सीता अध्यक्ष। इसको भी नोट कर लीजिए, ध्यान आ गया तो बता देता हूं मैं। सीता अध्यक्ष जो है ये कृषि भूमि का अध्यक्ष हुआ करता था। इसका काम होता था कि जो है सारा टैक्स कलेक्ट करके राजा के जो है कोष में जमा करा देना। ठीक है, इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो देखिए अंतिम अगर बात करें तो बृहदत्त था। बृहदत्त जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या जो है पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी। अब ये पुष्पमित्र शुंग जो है ये जो है बृहदत्त का सेनापति था। कौन था? सेनापति। तो इसके सेनापति ने ही इसकी हत्या करके मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग जो है वंश की स्थापना करी थी। याद रखना, शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद हुई थी, और मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश की स्थापना हुई थी। तो इन तीनों क्रमों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और आखिरी जो है पुष्पमित्र शुंग ने जो है इसका सेनापति, जिसने इसकी हत्या करके जो है शुंग जो है वंश की स्थापना करी थी। इसके जो है पतन का जो मूल कारण था वो यही था कि अशोक की अहिंसावादी नीति और क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो है जैन धर्म को अपना लेना, ये जो है अहिंसावादी नीति के कारण जो है हुआ था। और फिर उसके बाद पुष्पमित्र शुंग की भी बात करें तो ब्राह्मणों की जो है प्रतिक्रियाएं भी जो है, पुष्पमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण जो है था, तो इसको भी जो है आप जो है ब्राह्मणवादी नीतियों के कारण भी जो है ये हो सकता है। और जो है दमनकारी जो है शासन और भी आए थे उसकी वजह से भी यह था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। और उसके बाद योग्य, ये पॉइंट तो आपको हमेशा याद ही रखना है कि योग्य उत्तराधिकारी का अभाव भी हो जाता है, ये पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बृहदत्त की मौत जो है, हत्या जो है किसने की थी? तो बृहदत्त की हत्या जो है पुष्पमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद इन्होंने शुंग वंश की जो है स्थापना कर दी थी। ये एक सेनापति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? तो जैन मुनि का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भद्रबाहु जैन मुनि का नाम था। इससे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और संलेखना विधि द्वारा जो है अपना शरीर का त्याग किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में, जो कि मैसूर का क्षेत्र था। इतने बातों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने के बाद कौन सी गुफा में समाधि ली थी? तो जैन धर्म की अपनाने के बाद श्रवणबेलगोला में जो है गुफा थी,
वहीं पे इन्होंने समाधि ले ली थी और संलेखना विधि द्वारा जो है क्या बोलते हैं, शरीर का त्याग किया था। संलेखना विधि होती क्या है, तो एक सिंपल पॉइंट्स में बताऊं कि इसमें जो है व्यक्ति को हमेशा उपवास रहना होता है, बस खाना भोजन का त्याग करके अपने जो है प्राणों की जो है मतलब आपको प्राण जो है त्याग देने होते हैं। भूख पेट से आप वैसे ही डे बाय डे कमजोर होते जाएंगे और एक दिन आप मर जाएंगे। ठीक है, भले ही जैन, मेरे अनुसार अगर जैन धर्म जो है अहिंसा का अनुयायी था, अहिंसा को मानने वाला था कि किसी यहाँ पे तो जीव को भी हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानते थे। अगर इनके पैरों के सामने कोई पड़ जाए तो बड़ा ये दुखित हो जाते थे, दुखी हो जाते हैं कि कोई जीव जो है इनसे मर गया, चींटी हो कीड़ा हो कोई, यहाँ तक कि जैन जो है धर्म में ये था। लेकिन संलेखना विधि जहाँ पे आप भूख जो है से अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके से अपने शरीर को मारने वाली जैसी विधि है। तो अहिंसा यहाँ पे कहाँ से आ गई? हिंसा तो आप तब भी शरीर के साथ कर रहे हैं, भले ही चाहे स्वयं के साथ कर रहे हैं। आप नस काट लीजिए या भूख के साथ मर जाइए, दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। एक में तड़प तड़प के मरोगे और एक में थोड़ा समय जो है ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स बस केवल एक सामान्य सी जानकारी के लिए दिया गया। अगर आपका कोई इसमें मत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहली जैन संगीति जो है किसके शासन काल में हुई थी? तो देखिए, बौद्ध धर्म में 4 जैन संगीतियां हुई थी, या जैन धर्म में जो है टोटल 3 जैन संगीतियां हुई थी। 3 हुई थी या 2, मुझे याद नहीं आ रहा है। आई गेस मुझे लगता है 2 संगीतियां हुई थी। तो यहाँ पे जो है जैन धर्म जो है, जैन संगीति पहली थी, वो जुड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये कहाँ पे हुई थी? तो स्थान था पाटलिपुत्र। इसकी अध्यक्षता किसने थी, ये याद रखना। तो स्थूल भद्र थे, इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किस बौद्ध भिक्षु से ली थी? वहां पे भद्रबाहु है, जैन धर्म से संबंधित है और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए हैं। यहां अशोक की बात करें तो उपगुप्त थे, जिनसे जो है इन्होंने बौद्ध शिक्षा ली थी और आखिर में बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो देखिए, अशोक जो है बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का अनुयायी था। आप याद रखिएगा, स्थाविर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की थी? जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तब ये बोध गया कि इसने यात्रा की थी। बौद्ध धर्म अपनाने का जो मूल कारण था वो था कलिंग का युद्ध में जो है कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारा मारकाट हो गई है ना, खूब सारा जो है युद्ध में जो होता है वो नॉर्मल सा होगा। उसके बाद जो है इसने जो है कलिंग के बाद इसका जो है चचेरा भाई था शायद, वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो उसने बौद्ध धर्म से संबंधित जो है प्रवचन दिया अशोक के सामने। तो उससे जो है बड़ा आकर्षित हुआ, उस प्रवचन से बड़ा आकर्षित हुआ। उसी वक्त जो है उसने ये सब का जो है त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद वो यात्रा पर चला गया बोध गया पे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में लिखे गए थे? तो देखिए, ज्यादातर जो अभिलेखों की जानकारी मिलती है वो प्राकृत भाषा में जुड़े हुए थे। याद रखना, प्राकृत भाषा में। देखिए बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत, प्राकृत या पाली? इन 3 में अक्सर जो है कंफ्यूजन रहता है। अगर आप हिंदू धर्म से मानेंगे तो आप कहेंगे संस्कृत सबसे हमारी पुरानी भाषा है। अगर आप साइंटिफिक मानेंगे तो सबसे पुरानी भाषा प्राकृत है, क्योंकि इसका नाम में ही दिया है प्राकृत, मतलब प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, इसमें कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं है। और उसके बाद ये पाली भाषा आ जाती है, क्योंकि प्राकृत पाली का ही एक रूप है। प्राकृत और पाली एक दोनों एक जैसे ही रूप है। प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म में ज्यादा किया गया है और पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म में ज्यादा किया है। जितने भी प्रवचन हुए हैं वो पाली भाषा में हुए बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में जितने भी प्रवचन हुए वो पाली भाषा में हुए और जैन धर्म में जितने प्रवचन हुए वो प्राकृत भाषा में हुए हैं। संस्कृत जो है इनके बाद की मानी जाती है, साइंटिफिक जो है रूप से मैं आपको बता रहा हूं। तो अशोक जो है किस भाषा से थे? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में जो है सबसे ज्यादा जो है उपदेश दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में है? तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि अभिलेखों की जानकारी मिलती है और अभिलेख ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन 2 ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। वो है
शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। इन दोनों के नाम को अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। खरोष्टी लिपि में लिखे गए दो अभिलेख, इनके नाम को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय के रूप में मिलता है? तो मैंने आपसे बताया था कि अशोक ने अपने जो है अभिलेखों में अपने नाम का जो है प्रियदर्शी नाम का उल्लेख मिलता है, और देव नाम प्रियदर्शी मतलब देवों में सबसे प्रिय, है ना, ये इसका मूल अर्थ निकलता है। तो देवों में सबसे प्रिय कौन है? अशोक है। ठीक है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला शासक कौन था? तो अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बनता है, यहाँ पे आंसर है कुणाल। ऑप्शन यहाँ पे 43 का सी है, ध्यान रखिएगा, कुणाल। टोटल मौर्य साम्राज्य में आई गेस 9 जो है राजा हुए थे, टोटल 9। लेकिन इंपॉर्टेंट तो जो है नाम आपको याद रखने, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद बिंदुसार हो गया, उसके बाद अशोक हो गया, फिर उसके बाद बृहदत्त हो गया। ठीक है, आप टोटल 4 नामों को याद रखिएगा, चारों को क्रम से इतना याद रखिएगा। अशोक के बाद जो राजा बना था वो है दशरथ, जो है मौर्य बना था। उसके बाद जो है और कोई बना होगा। ठीक है, इतने जो है आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो अगर अशोक की बात करें तो यहाँ पे जो है कुणाल, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त और दोनों के नाम का अभिलेख मिलता है तो ये है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। याद रखिएगा, ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है? तो अशोक के बाद बृहदत्त मौर्य था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अशोक के बाद बृहदत्त था, यहाँ पे हम दशरथ मौर्य की बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का अगला शासक दशरथ था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। बृहदत्त की मृत्यु के बाद किस वंश ने मौर्य वंश का जो है मौर्य जो है साम्राज्य का स्थान लिया था, मौर्यों का स्थान लिया था? तो शुंग वंश, जिसकी स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने करी थी बृहदत्त की हत्या के बाद। बृहदत्त का जो है ये एक सेनापति भी था। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, याद रखना, इंडिका बुक जो है किसकी है? मेगस्थनीज की है, जहां से हमको मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और मौर्य साम्राज्य की तुलना किस पशु के नियंत्रण से की थी? तो इन्होंने चींटी से की थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख जो है अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, और इसी से जो है हमको कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अशोक वर्सेस कलिंग, कलिंग जो है उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम था, ये बात आप याद रखिएगा। तो 13वां अभिलेख जो कि जुड़ा हुआ है अशोक से, और सबसे लंबा अभिलेख भी है। नेक्स्ट, धम्म शब्द का प्रयोग अशोक ने किस रूप में किया है? तो धम्म शब्द का जो प्रयोग है वो नैतिकता, धार्मिक नैतिकता के रूप में इसका शब्द किया है। धर्म से इसका जिक्र नहीं है, ये नैतिकता से संबंधित है शब्द, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। मौर्य प्रशासन में धर्म महामात्र या पद जो है किसे प्रदान किया जाता था? तो किसने प्रदान किया था? तो यहाँ 50वें का जो आंसर है वो है अशोक ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग जो है अफगानिस्तान में हुआ है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अशोक ने ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं और 2 अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो है एक अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है? अफगानिस्तान में ये है, तो ये है आरामाइक। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ये 3 चीजों को आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। मौर्य शासन के दौरान पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो है अधिकारी कौन था? तो पुलिस व्यवस्था का जो अधिकारी था इसे कहते थे नगराध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अशोक का लुम्बिनी स्तंभ जो है किस भाषा में है? तो अशोक का जो लुम्बिनी स्तंभ है ये प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। किस स्थान पर अशोक ने लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए? तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इसका जो है जिक्र हमको किसी अभिलेख में मिलेगा, और वो अभिलेख है शाहबाजगढ़ी, जो कि
खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। कितना? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। शाहबाज गढ़ी जो है किससे संबंधित है? वो है, ये अभिलेख अशोक से संबंधित है। मौर्य काल में कौन सा पद जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित है? तो देखिए, न्याय अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। बस आपको याद रखना है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को रज्जुक नाम से जाना जाता था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। मौर्यकालीन मुद्रा जो है किस धातु से बनी होती थी? तो मौर्यकालीन मुद्रा जो है ये सामान्य रूप से चांदी और तांबा की जो है बनी होती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। देखिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे पूरे प्रॉपर, मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए है। मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस जो है 2 से 3 बुक से आपको तैयार करके दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।